स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जुवेनाइल बिल संसद से मंजूर। जघन्य अपराधों में नाबालिगों पर वयस्कों की तरह चलेगा मुकदमा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के एजेंडे में 8 बिल। लोकसभा से बोनस भुगतान विधेयक पारित। बोनस की सीमा दुगनी, 21,000 तक वेतन पाने वाले होंगे हकदार। कानून बनने पर 1 अप्रैल 2014 से होगा लागू। 2 दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा, रक्षा समेत कई समझौतों की उम्मीद। 10 साल में व्यापार को तिगुना करने पर होगा जोर। नेपाल में राजनीतिक संकट बरकरार। मधेसी नेताओं ने संविधान संशोधन के प्रस्ताव को बताया आधा अधूरा। प्रदर्शन और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। और इराक सेना की बड़ी कामयाबी। तिकरित के बाद रमादी को आईएस के कब्जे से छुड़ाया। इराक और चीन बने सामरिक साझेदार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार की कोशिश आखिरी दिन भी कई बिलों को पारित कराने की है। राज्यसभा में रहे लगातार अवरोध के बीच सरकार ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल को जहां मौजूदा सत्र में छोड़ने का फैसला किया था, तो वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार और विपक्ष के बीच 6 अहम बिलों को राज्यसभा में पारित करने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब तक राज्यसभा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक और जुवेनाइल बिल को ही मंजूरी मिली है। सरकार ने राज्यसभा की आज की कार्यसूची में परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, वाणिज्यिक अदालतों से जुड़ा विधेयक, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन संशोधन विधेयक और रियल एस्टेट बिल को शामिल किया है। इसके अलावा कुछ और बिलों को पेश करने और वापस लौटाए जाने को भी एजेंडे में रखा गया है। राज्यसभा में किशोर न्याय विधेयक कल पारित हो गया। विधेयक में जघन्य अपराध में बालकों की उम्र घटाकर 16 साल की गई है। इस बिल पर सरकार को विपक्ष का साथ मिला। चर्चा के दौरान जहां कांग्रेस ने जघन्य अपराध की परिभाषा तय करने पर जोर दिया, वहीं सीपी, सीपीएम और डीएमके ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही। बात नहीं माने जाने पर सीपीएम ने सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में मंगलवार को महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक 2015 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सांसदों की शंकाओं को दूर करते हुए देश में बढ़ते किशोर अपराध पर चिंता जताई। मेनका गांधी ने कहा कि इस पर मजबूत कानून वक्त की जरूरत है। It's up to you, your sensibilities. Remember, India is watching us, and you decide whether we want to bring in a nuanced bill which provides for children, which protects them and nurtures them and keeps them safe. इससे पहले चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और अधिकार देने की हिमायत की। उन्होंने जेलों में सुधार की वकालत की और कहा कि अपराधियों को शिक्षित करने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसको और ब्रॉड बेस बनाने की जरूरत है। उसको ब्रॉड बेस, ये कोई जरूरी नहीं है 2 आदमी है, 3 हो, 5 हो सकते हैं। हमारे समाज में लोगों की कमी नहीं, अच्छे लोगों की कमी नहीं। बीजेपी सांसद नारायण लाल पंचारिया ने बालकों से जुड़ी समस्याओं के समय पर समाधान पर जोर दिया। समाजवादी पार्टी सांसद रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि उपेक्षित बच्चों के बारे में सोचना होगा। सांसद अनु आगा ने इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही। वहीं जेडीयू सांसद कहकशां परवीन ने अपराध की जड़ में जाने की बात कही, तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल का समर्थन किया। लॉ फॉर रिफॉर्म और लॉ फॉर पेनल्टी, दिस इज द बिग इशू टुडे. If you look closely at this bill, you could take a view that this is law for penalty if you go to the 1618, but there are many provisions in this bill which are law for reform. चर्चा के दौरान सांसदों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल भी उठाए, जिसका जवाब नेता सदन अरुण जेटली ने दिया। This bill has mentioned that punishment in terms of interpretation of the section, it's the punishment under section 370 which will apply. So there is no inconsistency as it on a first reading appears to be. वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने जघन्य अपराधों की परिभाषा तय करने पर जोर दिया। संगीन अपराध में, हीनियस क्राइम में 18 से 16 साल करते हैं। पहले वो संगीन अपराध क्या है? Recruitment into the ISIS is taking place at the age group of 14 and 15. Terrorism is not a heinous crime, sir.
Now, if that is 14, what are we doing? Are we going from 18 to 16, 16 to 14? किशोर न्याय विधेयक पर कई और सांसदों ने भी अपने विचार पेश किए। विधेयक में हल्के, गंभीर और जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग किया गया है और हर श्रेणी में अंतर जानने की प्रक्रिया का ब्यौरा भी है। विधेयक लोकसभा से 7 मई 2015 को पारित हो चुका है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में बिल के पास होने पर निर्भया की मां ने संतोष जताया। बिल पास हो गया, अच्छा है। कम से कम आने वाले बच्चियों के लिए शायद ये कामयाब हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। मुझे तसल्ली है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं दुख है। लोकसभा से मंगलवार को बोनस भुगतान संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। इसके कानून का रूप लेने के बाद अब 21,000 प्रति माह तक वेतन पाने वाले भी बोनस के हकदार होंगे। फिलहाल ये सीमा 10,000 रुपए प्रति माह है। इसके साथ ही बोनस की सीमा दुगनी करके 3,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 7,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। अब इसे अगले सत्र में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहां से पारित होने के बाद यह कानून की शक्ल लेगा। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस बिल के कानून बनने पर उसे 1 अप्रैल 2014 से लागू माना जाएगा। इससे सरकार के खजाने पर 6,203 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। श्रम मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार न्यूनतम वेतन में एकरूपता लाने पर सभी राज्यों से बातचीत करके जल्द ही राष्ट्रीय वेतन विधेयक लाएगी। मैं उसके लिए भी मिनिमम वेज के बारे में भी राज्य सरकारों से चर्चा किया और सारे ट्रेड यूनियन लोगों से भी चर्चा किया और एक कंसेंसस लाकर मैं आगे आने वाले दिनों में तुरंत में हम इसी सदन में हम आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं, हम एक नेशनल मिनिमम वेज बिल लाकर सारे देश में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ हर गरीब मजदूर को देश में मिनिमम वेज मिलना चाहिए। केंद्रीय कैबिनेट की कल प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए पहले फेज के तहत 6,928 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके तहत 23 किलोमीटर मेट्रो के रास्ते में 22 स्टेशन होंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 6,928 करोड़ रुपए में से केंद्र 1,300 करोड़ रुपए इक्विटी और ऋण के रूप में मदद के तौर पर देगा। दूसरा बड़ा फैसला राजनयिकों और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा की सुविधा मुहैया कराने से जुड़ा है। वीजा मॉडल एग्रीमेंट के तहत डिप्लोमेटिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री यात्रा भी अब आसान हो जाएगी। इसके अलावा ओएनजीसी के निवेश प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत ओएनजीसी अपनी विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कैबिनेट ने मछली पालन और मछुआरों के हितों के लिए 3,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। इससे मछुआरों को संगठित करने और उनके लिए नई सुविधाएं लाने की कोशिश की जाएगी। कैबिनेट ने अफगानिस्तान में सलमा डैम के पुनर्निर्माण और उसे पूरा करने के काम के लिए 1,775.69 करोड़ रुपए के रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट को भी मंजूरी दी है। संसद की लोक लेखा समिति ने स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ खेलों के मसले की जांच के लिए उप समिति का गठन किया है। इसके अलावा समिति 6 अलग अलग मामलों की जांच कर रही है। समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा कि लोक लेखा समिति के सामने डीडीसीए में हुए कथित घोटाले की जांच का मामला अभी तक नहीं आया है। उन्होंने कहा कि अगर ये मामला समिति के सामने आता है तो वो इस पर गौर करेगी। So far not before the committee. Usually CAG's comments we examine. As this particular issue has not come before the committee, we will look into it whenever it comes to us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डीडीसीए विवाद से वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी तरह बेदाग निकलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस आधारहीन आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि डीडीसीए विवाद का हश्र भी हवाला मामले जैसा होगा। The Prime Minister said the example of Sri Radha Krishna Advani. The government at the time tried to implicate him in Hawala, and Advani ji came out with flying colors, and then Congress strategy has boomerang out of the Congress party. Same thing is going to happen
with regard to the allegation against Sri Arun Jaitley. उधर राज्यसभा में ये मामला लगातार दूसरे दिन भी उठा। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग दोहराई। उपसभापति पीजे कुरियन ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को ये मामला उठाने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। I am only saying that there is a procedure for raising allegation. I will tell you the procedure. You should see the rule. You should give a written intimation to the chairman that you are going to raise it. लोकसभा में भी कांग्रेस सांसदों ने पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल में ये मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली को पद छोड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि हवाला मामले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने भी यही किया था। I read Prime Minister's statement in this manner, that this is the Prime Minister's signal to Mr. Arun Jaitley that like Mr. Advani resigned in the Hawala scam and came back, you also do the same thing. इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए विवाद में सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सचिवालय पर छापे का मकसद वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाना था। बीजेपी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार डीडीसीए पर कब्जा करना चाहती है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मंगलवार को डीडीसीए विवाद और सचिवालय पर सीबीआई छापे पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई की कार्रवाई को फ्लॉप बताया और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, सीबीआई का डिपार्टमेंट सीधे। मैं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत। प्रधानमंत्री जी ने ये रेड केवल और केवल जेटली जी को बचाने के लिए किया और उनका कोई मकसद नहीं था इस रेड। दिल्ली की जनता और देश के लिए दुर्भाग्य है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, वो ऐसी मांग करता है जो बिल्कुल देश के मूल ढांचे के खिलाफ है। और ऐसे व्यक्ति को तो स्वयं उनके मानसिक स्थिति के आधार पर और उनके सोच के आधार पर अविलंब दिल्ली की जनता को तय करके उन्हें ही बाहर करना चाहिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया कि दिल्ली सरकार के पास आयोग बनाने का अधिकार नहीं है। स्पोर्ट्स दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता विषय है। स्पोर्ट्स में होने वाले किसी भी घोटाले पर 1952 के जांच आयोग अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास में पूरा अधिकार है कि स्पोर्ट्स से संबंधित किसी भी घोटाले की जांच वो जैसे चाहे वैसे उसके लिए कराने के लिए जांच आयोग का गठन कर सकती है। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है और एक षड्यंत्र के तहत डीडीसीए पर कब्जा करने की एक पहले की जा चुकी है, शुरुआत हो गई है। चर्चा के बाद विधानसभा ने आयोग बनाने को मंजूरी दे दी। साथ ही सीबीआई छापे पर गंभीर चिंता का संकल्प भी स्वीकार कर लिया गया। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RSTV विशेष सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा,
आपका हाथ। सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 6 लाख नए वोटर होंगे। चुनाव आयोग 11 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। असम में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने यह जानकारी दी। अक्टूबर में जारी मतदाता सूची के मुताबिक असम में 1,92,00,000 वोटर थे। असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 5 जून को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग से सभी पार्टियों ने बिहू उत्सव से पहले अप्रैल में चुनाव कराने की मांग की है। आयोग के मुताबिक राज्य में 200 से ज्यादा आदर्श पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। आयोग ने सुविधा, समाधान और सुगम के नाम से 3 सुविधाएं भी शुरू की हैं। सुविधा के तहत पार्टियों को 24 घंटे के भीतर रैलियां करने की अनुमति दी जाएगी। समाधान के तहत वोटरों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाएगा। वहीं सुगम के जरिए चुनाव के दौरान वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। When all the factors have been brought into consideration, such as festivals, such as examination, weather, coming monsoon, etc., then we will be able to work out a schedule. At this point in time, we cannot make any comment on the schedule, but there is a requirement of fulfillment of constitutional obligation. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उच्च शिक्षा संस्थानों से अपनी साख को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कर्नाटक के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे सालाना दीक्षांत समारोह में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने पर जोर दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि इसमें औद्योगिक और अनुसंधान संस्थानों के लोगों को जोड़ा जा सकता है। विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए जा सकते हैं जो अपने साथ नए विचार लाएंगे। इससे छात्रों का मनोबल और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राष्ट्रपति ने पहली बार 2 भारतीय संस्थानों को इस साल शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल होने पर संतोष जताया। इससे पहले बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं में बेहतरी लाने की जरूरत बताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार को इस ओर मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता देने की कोशिश करनी चाहिए। बीएसएफ विमान हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर करेंगे। ये कमेटी हादसे की वजहों की जांच करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान दुर्घटना की जांच के आदेश दिए थे। दिल्ली से रांची जा रहा बीएसएफ का विमान उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद मंगलवार को हादसे का शिकार हो गया था। दिल्ली के द्वारका में हुए इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। विमान में सीमा सुरक्षा बल के 3 अधिकारी और 7 तकनीकी कर्मचारी सवार थे। तमिलनाडु ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र से 25,912 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मांगी है। इसके लिए मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि 14वें वित्त आयोग के बाद केंद्रीय करों में तमिलनाडु का हिस्सा घट गया है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को हुई भारी बारिश से चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुडलूर में भारी नुकसान हुआ है। जयललिता ने प्रधानमंत्री से रकम तुरंत जारी करने की अपील की है। राज्यों में भारी बारिश से कम 347 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधारभूत ढांचे को खासा नुकसान पहुंचा है। रूस के साथ रिश्तों को नया आयाम देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर मॉस्को रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर होगा। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है। मॉस्को से वापसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए रवाना होंगे। गुरुवार को वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें परमाणु ऊर्जा, रक्षा सहयोग के अलावा तेल और गैस, उच्च तकनीक, कृषि और खाद्य समेत दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना शामिल है। We expect to sign a number of agreements covering a very broad range of fields. Some of them are still kind of, final touches are being given. भारत और रूस अगले 10 सालों में व्यापार और निवेश को 30-30 अरब डॉलर तक लाना चाहते हैं। फिलहाल ये 10 अरब डॉलर से भी कम है।
इस यात्रा से पहले विदेश सचिव ने साफ किया कि सीरिया और आतंकवाद के मसले पर भारत रूस के साथ है। At a conceptual level, both the Russians and us agree that the Syrian issue needs to be resolved through political and diplomatic means and through an intra-Syrian dialogue. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर रूस के समर्थन पर भारत को कोई संदेह नहीं है, लेकिन वार्तालाप इस बात पर केंद्रित होने जा रहा है कि उसके लिए रास्ता कौन सा तय किया जाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। सरकार ने 14 भारतीय छात्रों को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से वापस भेजने का मामला अमेरिकी सरकार के सामने मजबूती से उठाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक SVU, सैन जोन्स और NPU फ्रीमोंट में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों को वापस भेजने का मामला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सामने उठाया गया है और अमेरिकी सरकार के जवाब का इंतजार है। एयर इंडिया ने रविवार को 2 विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने जा रहे 19 भारतीय छात्रों को सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एक उड़ान में सवार होने से रोक दिया था और इसके लिए अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी से मिले संदेश का हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ये विश्वविद्यालय जांच के घेरे में है। We have seen reports regarding deportation of Indian students from San Francisco. As per information available with us, the deportations have taken place due to denial of entry to these students by US immigration authorities. Air India has acted as per the advice of the US authorities. नेपाल में मधेसी नेताओं ने संविधान में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। मधेसियों का आरोप है कि सरकार का प्रस्ताव आधा अधूरा है। इसमें मधेसी लोगों की मांग का समाधान नहीं होगा। मधेसियों का कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती और तब तक प्रदर्शन जारी रखा जाएगा और नाकेबंदी भी जारी रहेगी। सरकार ने नेपाल में मधेसियों की मांगों के मुताबिक संविधान में बदलाव की बात कही थी। मधेसी संविधान में उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। भारत ने भी नेपाल सरकार के इस कदम का स्वागत किया था और इसे सकारात्मक बताया था। मधेसी आंदोलन के चलते नेपाल में बीते करीब 4 महीनों से भारतीय सीमा के 7 के इलाकों पर नाकेबंदी की स्थिति है। इराक में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तिक्रित के बाद अब इराक के रमादी शहर के कई इलाकों को आतंकी संगठन IS के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। इराकी सुरक्षा बल रमादी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इराकी गठबंधन सेना को अमेरिकी वायुसेना का साथ मिल रहा है। इराकी सुरक्षा बल पश्चिमी और दक्षिणी रमादी के इलाकों भी कब्जा कर चुके हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूरे रमादी को IS के कब्जे से छुड़ा लिया जाएगा। इराकी सुरक्षा बल बीते 1 महीने से रमादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी साल मई में रमादी में इराकी सेना की IS के हाथों बुरी तरह से हार हुई थी। इससे पहले इराकी सेना ने तिक्रित को IS के कब्जे से छुड़ाया था। चीन और इराक अब रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान इस बारे में सहमति बनी है। दोनों देशों ने बेल्ट एंड रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, तेल, गैस समेत कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने इराक की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सीमेंट, इस्पात समेत दूसरी वस्तुओं के निर्यात का भरोसा दिया है। इसके अलावा चीन ने कृषि, बिजली, दूरसंचार और मानव संसाधन से जुड़े कई मुद्दों पर सहयोग की बात कही है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्बादी 2 दिन के चीन दौरे पर हैं। दरअसल इराक की अर्थव्यवस्था इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है, जिसे देखते हुए चीन के साथ समझौतों को काफी अहम माना जा रहा है। चीन के दक्षिणी शहर शिंगचिंग में भूस्खलन के करीब 60 घंटे बाद मलबे से एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। चीन के समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 19 साल के युवक तिएन जेमिंग को आज तड़के निकाला गया। रविवार की सुबह हुए भूस्खलन में शिंगचिंग के एक औद्योगिक क्षेत्र में
करीब 33 इमारतें जमीन और कीचड़ में धंस गई थी। इसमें 2 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। अधिकारियों के मुताबिक 91 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 7 लोगों को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि भूस्खलन से पहले ही सैकड़ों लोगों को वहां से निकाला जा चुका था। इटली के तटरक्षक बल ने भूमध्य सागर में लीबिया तट के पास से करीब 800 प्रवासियों को सुरक्षित निकाला है। ये लोग नाव और बोट के सहारे यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। इस अभियान में इतालवी तटरक्षक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की नौका और लीबिया के एक जहाज ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल करीब 1 लाख प्रवासी जान जोखिम में डालकर यूरोप पहुंचे हैं। इस दौरान 3,500 से ज्यादा लोग लापता हैं या जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जुवेनाइल बिल संसद से मंजूर। जघन्य अपराधों में नाबालिगों पर वयस्कों की तरह चलेगा मुकदमा। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के एजेंडे में 8 बिल। लोकसभा से बोनस भुगतान विधेयक पारित। बोनस की सीमा दुगनी, 21,000 तक वेतन पाने वाले होंगे हकदार। कानून बनने पर 1 अप्रैल 2014 से होगा लागू। दो दिन की रूस यात्रा पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा, रक्षा समेत कई समझौतों की उम्मीद। 10 साल में व्यापार को तिगुना करने पर होगा जोर। नेपाल में राजनीतिक संकट बरकरार। मधेसी नेताओं ने संविधान संशोधन के प्रस्ताव को बताया आधा अधूरा। प्रदर्शन और नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। इराक सेना की बड़ी कामयाबी। तिकरित के बाद रमादी को आईएस के कब्जे से छुड़ाया। इराक और चीन बने सामरिक साझेदार।